महादेव नमस्कार। आइए राशियों से परिचित होते हैं हम। मेष वृष मिथुन तीन राशियों के बारे में जानेंगे आज। कर्क और कल सिंह। मित्तल जी आपके राशि का अवलोकन कल किया जाएगा। आज कर्क क्रम से हम चल रहे हैं, इसलिए कल अवलोकन किया जाएगा। आज कर्क यह राशि जो है इसके स्वामी चंद्रमा हैं। कर्कस्याधिपति चंद्र। अब यह कर्क राशि है, हमने बताया आपको पहले कि जितने भी राशियां हैं सब तीन नक्षत्रों से मिलके बने हुए हैं। अब यह कर्क जो है यह किन किन नक्षत्रों से बना हुआ है इनको हम जानते हैं। अब पुनर्वसु, पहला पुनर्वसु है। पुनर्वसु का एक चरण मात्र है। दूसरा पुख्य, यह पुख्य नक्षत्र, इसके चारों चरण हैं। आश्लेषा, तीसरा क्या हो गया? आश्लेषा, इसके भी चारों चरण हैं। 1, 4, 5 और 4, 9 चरण हो गए। अब आइए, हमें जब फलादेश इसका करना होगा या हमें जानना होगा कि हमारे कुंडली के अंतर्गत यहाँ लग्न में 4 लिखा हुआ है तो कर्क है, कर्क लग्न है या कर्क राशि है, तो इसमें नक्षत्र कौन सा है हमारा, किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं। तो पहले पुनर्वसु, जब हम पुनर्वसु नक्षत्र में देख रहे हैं कि यह जन्म हुआ है तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है उसके देवता कौन है? अदिति। यह अदिति देवता है। अब यह अगर पुनर्वसु के नक्षत्र में और पुनर्वसु का चतुर्थ चरण है तो यह अदिति देवता हैं, तो यह कर्क चंद्रमा स्वामी है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यह संगीतज्ञ होगा, अब बड़ा ही दयालु होगा, धर्मज्ञ होगा। यहाँ प्रथम चरण पुनर्वसु का है। तो अब आइए पुख्य नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र क्या है? पुख्य नक्षत्र। अगर पुख्य नक्षत्र में जन्म लिए तो यह पुख्य नक्षत्र का कर्क राशि है और पुख्य नक्षत्र में जन्म लिया है तो पुख्य नक्षत्र यह इसके स्वामी हो जाते हैं बृहस्पति, गुरु हो गए। पुख्य नक्षत्र के स्वामी कौन हो गए? गुरु। अब जब गुरु नक्षत्र के स्वामी हो गए तो यहाँ जातक वर्णन जो करेगा या अपनी कुंडली है तो उसमें क्या देखेगा कि यह जातक जो भी होगा, यहाँ अंक कुछ नहीं लिखा गया है, केवल इतना ही का वर्णन हो रहा है कि पुख्य नक्षत्र का अगर यह कर्क राशि है तो यहाँ गुरु इसके देवता हो गए और इसके चंद्रमा हो गए। तो वह शीतल बुद्धि वाला और दीप्यमान गौरांग ज्ञानी होगा, प्रबल ज्ञानी होगा, आप कह सकते हैं। अब आ जाइए, तीसरा नक्षत्र क्या है? आश्लेषा। यह मूल नक्षत्र भी है, यह मूल नक्षत्र है। पहले तो आप जानिए कर्क के देवता कौन हो गए, स्वामी कौन हो गए? चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं शुभ कारक है। अब यह गुरु पुख्य योग, पुख्य में मिल गया, गुरु स्वामी हो गए तो वह और भी प्रबल हो गए। चंद्रमा के शत्रु केवल राहु हैं। चंद्रमा के शत्रु केवल राहु हैं और सूर्य बुध यह इनके मित्र हैं। गुरु ना मित्र है और ना ही शत्रु हैं, इसलिए यह
अत्यंत शुभ कारक फल देंगे। श्लेषा यह भी अपने 4 चरणों से है। तो श्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह सर्प हो गए। यह सर्प, यह नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में अगर जन्म लिया, कर्क राशि है, चौथा राशि कौन सी है? मेष वृष मिथुन कर्क। कर्क राशि है तो इसके देवता चंद्रमा है। आश्लेषा नक्षत्र में अगर जन्म लिया तो यह एक मूल नक्षत्र है और इसके स्वामी हो गए सर्प। अब यह शुभ कारक चंद्रमा, हमने आपसे कहा कि यह शुभ कारक है, तो भी यह कष्ट कारक होगा। यह ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, परंतु यह मूल का है, इसलिए यह मूढ़ी होगा, आप यह कह सकते हैं। ठीक है, यह शब्द जो इसके होंगे वह मधुर नहीं होंगे। अब यहाँ आ जाइए, चंद्रमा यह शुभ कारक और अशुभ कारक भी होते हैं। अशुभ कारक कब होते हैं? जब चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होता है। तो क्षीण चंद्रमा कब होता है मैं आपको बताऊंगा। अभी यह आप यह जानिए कि क्षीण चंद्रमा वह अशुभ कारक भी होता है। तो क्षीण चंद्रमा हो और यह आश्लेषा नक्षत्र हो तो आप जान लीजिए कि अत्यंत यह कष्टकारक होगा इसके लिए, इस नक्षत्र वालों के लिए, इस नक्षत्र वालों के लिए अधिक कष्टकारक होगा। अब यहाँ जब हम फलादेश करेंगे 3 नक्षत्रों को हम देखेंगे कि कौन से नक्षत्र में जन्म लिया बालक, या हमारी कुंडली किस नक्षत्र की है, तो हमारे पास इस समय किस प्रकार का, अगर इसका महादशा सूर्य चंद्रमा का महादशा चल रहा है और वह क्षीण चंद्रमा है हमारे कुंडली में, तो सर्प आश्लेषा नक्षत्र है, सर्प इसके देवता हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा। इसका आप निरूपण करके किसी विशेषज्ञ के पास जाइए उस समय। अगर यह महादशा अंतर्दशा चल रहा है, किसी ज्योतिषी, अच्छे प्रबुद्ध ज्योतिषी के पास जाइए, वहाँ अपने कुंडली का फलादेश अवश्य करा लें। अब आइए, सभी ग्रह अपने घर से सप्तम देखते हैं। अगर यहाँ बैठे हुए हैं चंद्रमा तो इस घर को देखेंगे तो यहाँ शनि का घर है और 4 लिखा हुआ है, तो वह जान लीजिए यह स्वामी किसके हैं? इसके स्वामी चंद्रमा हैं। ठीक है, अब यह सप्तम भाव को भी देखते हैं। सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनसे युत हैं, शुभ कारक हैं या नहीं हैं, यह सब देखते हुए अब यह चंद्रमा जल तत्व का है। यहाँ चंद्रमा अभी लिखे नहीं हैं, राशि कुंडली जब बनाएंगे तो यहाँ चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे, लेकिन अभी चंद्रमा है नहीं। आप इस घर को जानिए कि यह चंद्रमा का घर है, तन भाव है। भाव कौन सा है? तन भाव है। अब यह जल तत्व के हैं, यह जल तत्व के हैं और इनकी प्रवृत्ति कैसी है? चंद्रमा की प्रवृत्ति वात प्रवृत्ति है। तो जब इनको आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होंगे तो वह बालक को जुखाम सर्दी ये होता रहेगा। यह इस प्रकार से जानिए। और आप सभी के पास समय न होते हुए भी समय हमें दे रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन हमारे पढ़ाने के बाद जो आपको समझ में आता है वह और लोगों को वितरण करिए। ठीक है, आपने पूछा हिंदी अधिक कठिन कैसे है, तो हिंदी बहुत ही कठिन है। अब हिंदी में जो शब्द हैं क से लेके ज्ञ तक, वह सबका अपना अपना स्थान होता है। व्याकरण जो पढ़े हैं उनको समझ में आएगा। अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, अ अकार कु क वर्ग। कु क वर्ग मतलब होता है क ख ग घ अंग, यह सबका कंठ स्थान है।
क शब्द बोलेंगे तो कंठ से निकलेगा क। तो यह सब हिंदी का जो है शब्द जो है अत्यंत गूढ़ है। यह सरल नहीं समझिए, सबसे सरल क्या है तो जो आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए आप इसको भी समझिए, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, और हो सकता है आपके माता पिता यह भी चाहते हो कि ज्योतिष का शिक्षा यह ग्रहण करे, ज्योतिष विषय ले, ज्योतिष में नाम लिखवाए। तो आपको यह क्या है, प्रथम चरण है, यह सीढ़ी का पहला पग है, यह आपको जानना अति आवश्यक है। आप नाम लिखाइए या न लिखाइए ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा ज्ञान अवश्य होना चाहिए यह सब विषय का। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये।